हेलो एवरीवन, दिस इज़ चंदा। वेलकम टू माय चैनल चंदा रवि। और लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स सब कैसे हैं भाई? सब मैंने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, कुछ वीडियोस अपलोड किए जाए इस टॉपिक पे। तो मैं अभी वर्क कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जो वीडियोस पोस्ट कर रही थी वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा है ना, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन थोड़ा सा उन्हें डर और भय सा लगता है, क्योंकि सारे पोर्शन तो आपको है ना, वही वही सारी चीज़ें हैं, याद करने वाले पोर्शन हैं, मैनेजमेंट है, फंडामेंटल है, ये याद करने की चीज़ें हैं ना। इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना है। मैनेजमेंट के थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू, सारे यही सब बड़े बड़े हैं। आपके फंडामेंटल की बात करें तो आपकी 5 लॉज, ये सब चीज़ें हैं, मगर असली खेल शुरू होता है जब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन लाइक क्लासिफिकेशन एंड कैटेलॉगिंग। तो मैंने सोचा कि चलो क्लासिफिकेशन पे वर्क करें पहले, तब हम कैटेलॉगिंग पे। ठीक है, मैं कैटेलॉगिंग पे भी आऊँगी, पर मुझे लगता है पहले क्लासिफिकेशन से शुरू करना चाहिए इस क्लास को। तो मैंने क्लासिफिकेशन पे कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आवर लाइब्रेरी, और आज मैं उसको स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं स्टार्टिंग से कुछ वीडियोस करूँगी क्लासिफिकेशन के टॉपिक पे, कुछ स्टार्टिंग से कुछ इंटरेस्टिंग। और वैसा नहीं होगा, मेरे वीडियोस वैसे नहीं होते जैसा आपने पढ़ा है कि आपको रट्टा लगाना है, याद करना है, और आपको एकदम से उस वे में जैसे है ना आपको बताया गया है क्वेश्चन रटो और लिखो, वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊंगी, और आप इजी से खुद ब खुद कर लोगे। मैं उतना तो आप उस लायक हो ही जाओगे भाई, खुद समझ जाओगे। वैसे भी आप सबने पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है, सबको पता है। बट ये है कि थोड़ा गैप हो गया है वैकेंसी नहीं आने की वजह से, या बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ने की वजह से थोड़ा मूड डाइवर्ट हो चुका है, मुझे पता है। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे मूड में हैं अभी। तो चलो भाई बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन की, अरे भाई क्या है ये क्लासिफिकेशन? बांटना है ना। क्लासिफिकेशन सबसे पहले पता है, क्लासिफिकेशन में सबसे अच्छी और सबसे मतलब कहते हो ना कि लाइब्रेरी साइंस अगर सबसे ज़्यादा रिलेटेड कोई चीज़ रिलेट करता है लाइब्रेरी साइंस से, तो वो है क्लासिफिकेशन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है ना। क्लासिफिकेशन क्लासिस शब्द से आता है, क्लासिस है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा, मुझे पता है। तो ये क्लासिस, ये एक लैटिन भाषा है, क्लासिस उसी से आया है क्लासिफिकेशन, जिसे हम बाद में वो जो कन्वर्ट होकर क्लासिफिकेशन बन गया, बस यही है। अब क्या है ये क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन है बांट रहे हैं, चीज़ों को बांट रहे हैं ना। किसी भी चीज़ को, वस्तु या कोई भी, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ है ना, उसको समान गुण के आधार पर बांट दो भाई, यही है आपका क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे आप घर का उदाहरण ले लो भाई। क्या है भाई, जैसे कि कोई सामान है, आपके जो कपड़े हैं उसको कहाँ रखोगे? अलमारी में ही रखोगे ना, है ना। खाने पीने की चीज़ें कहाँ रखोगे? किचन में ही रखोगे ना। तो सारी चीज़ों के निर्धारित है तो वो स्पेस उसका कि किसको कहाँ रखना है। ये है आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी की बात करें हम, लाइब्रेरी में क्या है कि किताब जो है ना, इक्वल समान विषय की किताबों को एक जगह रख, समान गुण की जो किताबें होती है ना, एक ही सब्जेक्ट के एक ही गुण की किताब को एक साथ रख दिया, यही तो है आपकी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अभी इसका उदाहरण लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। अब ये रट्टा लगाने की बात नहीं है, थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्योंकि मुझे पता है सबने पढ़ा है भाई, सब ग्रेजुएट हो और आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कर रहे हो, क्योंकि आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स आप सबने ग्रेजुएशन किया है, तो सबको पता ही होगा भाई कि हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 सब्जेक्ट्स, तो मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स जैसे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, यही सब पढ़ते हो ना। चलो एक उदाहरण लिया मैंने, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स, अगर साइंस की, चलो साइंस की बात करो, साइंस एक सब्जेक्ट है ना। अब उस सब्जेक्ट में जो हमारे जो सब सब्जेक्ट्स है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और आपकी बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सब किस में आएंगे? साइंस में ही आएंगे ना, ठीक है ना। तो ये साइंस में आएंगे, यही हुआ, उसको समान गुण के आधार पर साइंस की चीज़ों को साइंस में रखना, साइंस के सेक्शन में रखना, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। ये आपका क्या हो गया? क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी कंसर्न। तो यही है आपका क्लासिफिकेशन, और लाइब्रेरी में कैसे चीज़ें अरेंज होती है। एक वर्ड में आंसर इसका अगर चाहो तो बहुत सिंपल, सब्जेक्ट के आधार पर किताबों को बांट देना। लाइब्रेरी में हमेशा क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट पर आधारित होता है, ये एकदम दिमाग में बिठा के रखना। कोई अगर पूछे कि क्लासिफिकेशन का आधार क्या है लाइब्रेरी में, तो वो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किताबों का वर्गीकरण
लाइब्रेरी में किया जाता है ना। यही चीज़ है आपकी। और आगे का जो पोर्शन है वो तो है ही कि किस किस ने कैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को परिभाषित किया है। इसमें से कुछ आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली तो नहीं, तो थोड़ा बहुत 2-3 साइंटिस्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा है। तो आइए बात करते हैं किस किस साइंटिस्ट ने जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से जुड़े हैं ना। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं भाई। सेयर्स है, आपके रिचर्डसन है, आपके बिलीस हैं। ये सारे क्या है, ये सारे साइंटिस्ट है जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से जुड़े हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ यहाँ से भी आपको यूजीसी नेट में देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। और वैसे भी आपको जानना चाहिए। मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रही, मैं बस ये कर रही कि आपको ये कुछ साइंटिस्ट के विचार आपको पता होने चाहिए, किस किस ने क्या कहा। तो ईजी वे में हम समझ लेते हैं कि जैसे हम बात करें कि सबसे पहले रिचार्ड्स अब सेयर्स के, चलो सेयर्स को ही पहले ले लें। सेयर्स का नाम तो बहुत विख्यात है, WCB सेयर्स। पता है ये कौन थे भाई? ये तो रंगनाथन के गुरु थे ना। सेयर्स रंगनाथन के, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु भी थे। और इन्होंने क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। इन्होंने कैनन पे सबसे पहले किताब लिखी थी, कैनन, है ना। कैनन और क्लासिफिकेशन इन्होंने लिखी थी। इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन को लेकर उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने यही कहा, बस सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने की या डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो लंबी चौड़ी परिभाषा है ना, उसका मेन सार क्या है, उसका मेन एब्स्ट्रैक्ट मैं बता रही हूँ आपको। सब्जेक्ट के आधार पर किताबों को निश्चित क्रम में रख दो। उन्होंने सब्जेक्ट पे जोड़ दिया सेयर्स ने। रंगनाथन की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या कहा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा कि जो हमारे किताबें होती है ना लाइब्रेरी में, उसको सब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसको आर्टिफिशियल नंबर यानी क्लास नंबर के अनुसार बांट दें। उन्होंने क्लास नंबर, जिसको आर्टिफिशियल नंबर भी कहा है, उसके अनुसार बांटने को उन्होंने कहा था कि ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने की क्रिया ही आपका क्लासिफिकेशन है। ये रंगनाथन का था, है ना। और अगर बात करें और भी साइंटिस्ट है, जैसे मिल्स का नाम भी, JS मिल्स, इनका नाम भी बहुत फेमस है। मिल्स ने टाइम की बात करी। उन्होंने कहा कि इससे समय बचाओ, कि इस तरह से क्लासिफिकेशन की जानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक समय बचे। ये हमारा इनका कहना था, मिल्स का, ठीक है। और उसी तरह से कटर का है। कटर ने भी उसी तरह से कहा कि जो हमारी किताबें हैं, जिस तरह से कहा था कि समान विषय और समान गुण वाली किताबों को एक साथ रख दो, यानी जगह एक साथ एक ही जगह पर रख दो, प्लेस पर फोकस किया। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर चले। तो आगे जब हम जनरल थ्योरी और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो खुद ब खुद आपको ये सारे जो डेफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं उसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर दूंगी। जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम जो है ना, उन्होंने डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में जो ये सारे साइंटिस्ट के जो विचार हैं, आप अगर एक बार वो लेक्चर सुन लोगे तो आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी आराम से आप समझ जाओगे, ईजिली समझ जाओगे। तो ये सारे डेफिनेशन से इन सारे साइंटिस्ट का जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के आगे की क्रिया को, कि ये कॉन्सेप्ट ये है क्या भाई, ये क्यों एक्चुअली इन लोगों ने डिफाइन तो किया, पर ठीक है, ज़रूरत क्यों है क्लासिफिकेशन की? क्यों? समय बचा रहा है आपको, है ना। आपका समय बचा रहा है, लाइब्रेरी की मैनेजमेंट अच्छे से की जा रही है। और क्या हो रहा है कि यूज़र को फ़ायदा हो रहा है, उसको पता मिल रहा है भाई, उसको कॉल नंबर मिल रहा है किताबों को, है ना। कॉल नंबर देते हैं ना, क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, किसी भी किताब की उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारा क्लासिफिकेशन बता देता है, ठीक है। यही है ना। क्या है वो कॉल नंबर जो किताबों पर चिपकी होती है, वो कहाँ से आता है? वो क्लासिफिकेशन के बाद ही मिलता है ना। तो वो है हमारा वही क्लास बुक और कलेक्शन नंबर, ये तीनों है आपके क्या है, कॉल नंबर है। इन तीनों का मिश्रण ही तो कॉल नंबर है। और वो जो क्लास नंबर जो निकल रहा है, वो हम क्लासिफिकेशन स्कीम से निकाल रहे हैं। बुक नंबर बुक वाले स्कीम से निकाल रहे हैं। बुक का जो फॉर्मूला है, ऑथर से जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड है, उससे निकाल लेते हैं, है ना। वो वाली बातें कलेक्शन नंबर जो विशेष संग्रह, कौन से संग्रह की किताब है, उससे निकाल लेते हैं। कॉल नंबर चिपकी है किताब में, एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया। किताब एक लाइब्रेरी में किस जगह रखा है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको क्लासिफिकेशन दे रहा है, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ है। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जाओ, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जाओ, तो आपको पता चलेगा इसकी क्या विशेषता है। खैर, छोटी लाइब्रेरी की बात करें तो वहाँ तो एक्सेशन नंबर से आपका काम चल जाता है। एक्सेशन नंबर, या फिर बोले तो छोटी लाइब्रेरीज में आपके कार्ड, आपके रजिस्टर रहते हैं, उसमें मेंटेन करके आपको भाई ये चाहिए वो चाहिए, आपको मिल जाती है स्कूल वाली लाइब्रेरी में। बट अगर आप
बड़े शहरों, बड़े यूनिवर्सिटीज़ यानी यूनिवर्सिटी रिसर्च वाली यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओ ना, तो वहाँ आपको इस तरह के देखने को मिलेगी कि कौन नंबर की क्या स्पेशलिटी है। सेकंड्स में आपको किताबें मिलती हैं, सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में हैं, आपके डेटाबेस में है। अब तो सारे डेटाबेस में आ ही चुके हैं, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन के जो स्कीम्स है ना, वो क्या क्या है, कैसे बना, क्या बना। हम जान गए कि क्लासिफिकेशन कहाँ से आया, क्लासेस से आया है। कुछ वैज्ञानिक ने उसको परिभाषित कर ही दिया है। परिभाषित करने के बाद बस यहाँ पे ये जर्नी शुरू होती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्या है, क्यों है। आप आराम से पढ़ो, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। बस ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समय बच रहा है, चीज़ें मिल रही है, एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है, यही सारी चीज़ें तो हैं, इसमें ज़्यादा रटने की क्या बात है। आप तो ये तो बहुत ईजी सा टॉपिक है ना। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है इसका, कितने स्कीम्स है इसके स्कीम्स है आपके, है तो 9-10 स्कीम है, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम है ना आपका, वो 4-5 ही है जो आपको पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो आगे काम देगा आपको, वो यूजीसी नेट से लेकर पीएचडी तक वो आपको बहुत काम देने वाली है। वो क्या है, वो स्कीम क्या क्या है। तो देखो, स्कीम की अगर बात करें तो मैं ये नहीं कह रही कि डीडीसी जो सबसे पहले आया, ठीक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी और प्रचलित वो मानी जाती है स्कीम डीडीसी, बट उसके पहले भी एक आई है ना। उसके पहले भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम आई है जो हारिस क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं, HARRIS, हारिस क्लासिफिकेशन स्कीम उसको कहते हैं। तो पहले हारिस क्लासिफिकेशन स्कीम आती है आपकी, तब जाकर के डीडीसी आती है। ठीक है ना, तो ये है आपका जो सबसे पहले स्कीम आई है हमारी, वो है हारिस क्लासिफिकेशन स्कीम। ये कम ही स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि उन्होंने तो शुरुआत की है, उन्हें तो पता है कि भाई सबसे पुरानी हमारी डीडीसी है जो 1876 में आई है, बट जो रियलिटी है वो 1870 यानी 1870 ईस्वी में हारिस क्लासिफिकेशन, हारिस ने टॉरिस हारिस इनका नाम है, 1817 में इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की स्कीम, बैकन एक थे ना वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के, जिन्होंने नॉलेज पे वर्क किया था। बैकन बहुत ही प्रसिद्ध नाम है बैकन का। जब भी आप एमलिस पढ़ोगे या फिर आप यूजीसी नेट या एमलिस लेवल की उस तरह की पढ़ाई पढ़ोगे ना आगे चल के रिसर्च वाली, तो उसमें आपको बैकन का नाम बहुत आगे आपको मिलेगा। बैकन ने नॉलेज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स और रूल्स दिए हैं, तो बेकन पे आधारित था उनका ये वाला हारिस वाला। तो हारिस के बाद उसके 6 साल बाद यानी 1870 में आपका हारिस क्लासिफिकेशन आता है। उसके 6 साल बाद डीडीसी आती है, मेलविल डेवी वाली 1876 में। ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, सबसे विशाल और सबसे सफल क्लासिफिकेशन स्कीम कह सकते हैं। पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, इवन इंडिया में भी ये एक्सेप्टेबल है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ट्रेंड में था ये तो, लेकिन अभी यूडीसी ज़्यादा चल रहा है भाई। मैंने देखा है कई यूनिवर्सिटीज़ में यूडीसी फेमस हो चुका है, कई जगह यूज़ हो रहे हैं। वजह बहुत साफ है, क्योंकि यूडीसी में ना डीडीसी में जो कमियां रह गई थी ना, उसको सुधार दिया गया है। तो जो 2 साइंटिस्ट ने, आगे मैं बात करूंगी इस बारे में क्या क्या सुधारा गया है, क्या क्या हुआ, वो बहुत ईजी सा है, ज़्यादा वो भी हार्ड नहीं है। तो ठीक है, डीडीसी जो आपका आता है ना मेलविल डेवी का, मेलविल डेवी के बाद जो क्लासिफिकेशन स्कीम आया 1876 के बाद, उसके बाद आपकी आती है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। खैर आपके बिलीस में उतना विस्तार से इसके बारे में नहीं पढ़ना, बट हम 2-4 को ऐसे ही लेके चल रहे हैं, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए भाई आप जान लो। ये एक एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, ये 1891 में आता है। ठीक है, 1891 में एक्सपेंसिव के बाद, उसके बाद हमारी आती है जो ये सीरियल वाइज मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए डेट को लेकर चल रही हूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 1870 में आपकी हैरिस की, 1876 में आपकी डीडीसी की, 1891 में 1891 उसमें आपकी आती है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम आती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो आपका आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन स्कीम एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम के बाद आती है। इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और हैंसन, CM हैंसन, HANSON हैंसन ने बनाया 1904 यानी 1904 में। ठीक है, तो ये 1904 में ये क्लासिफिकेशन आती है, जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं। फिर उसके बाद आती है
जो फेमस है यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हमारी डीडीसी से रिलेटेड है। डीडीसी का वर्जन है, डीडीसी को मॉडिफाई करके यूडीसी बनाया है। ये फॉन्टेन और ऑटलेट और फॉन्टेन, ये जो दो साइंटिस्ट है ना, लाइब्रेरी साइंस में बड़े ही फेमस है, आप सबने पढ़ाई होगा। ये फॉन्टेन का नाम बड़ा है, फॉन्टेन है ना, FONTAIN, जो फॉन्टेन है ना, बड़ा फेमस है। इनको तो नोबेल पुरस्कार भी मिला था डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में 1913 में, 1913 में, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉन्टेन को। तो ये जो है इन दोनों ने मिलके 1905 में यूडीसी को दिया। अब यूडीसी के बाद सीधा हमारा जो क्लासिफिकेशन है, हमारा आता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसको JD ब्राउन ने दिया था। अब ब्राउन का नाम इतना फेमस है भाई लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। ब्राउन ने वन प्लेस थ्योरी दिया था, एक ही जगह पर एक सब्जेक्ट की किताब मिलनी चाहिए, ये ब्राउन का कहना था। एक वन प्लेस मतलब एक जगह पर, इसलिए उन्होंने वो जाने ही जाते हैं वन प्लेस थ्योरी। इस स्कीम को उन्होंने दिया था वन प्लेस थ्योरी। ठीक है, ये बुक है। तो उन्होंने JD ब्राउन ने 1906 में 1906 में आपका दिया था सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद जो बारी आती है कॉलन की, यानी इतने सारे स्कीम्स के बाद हमारे कॉलन की बात आती है। यानी डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इंडिया के, उन्होंने दिया था कॉलन क्लासिफिकेशन, जो बहुत फेमस है। हमें तो पढ़ना ही है, हमारे लिए तो एक तरह से रामायण की तरह हो गई ना कॉलन क्लासिफिकेशन। इंडिया के में तो हर जगह ये लागू है, आपको पढ़ना, ये मैंडेटरी है आपके सिलेबस में भी, और आगे चल के भी इसमें कई लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, कॉलन से बेहतर हमारी DDC ही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती। बट ऐसा नहीं है। उनके लिए जिन्होंने डिटेल से पढ़ा है वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जैसे मुझे लगता है कि बहुत इजी है, ज़्यादा मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आया, कॉलन में बहुत ही मज़ा आया। तो कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 1933 में आई है। जब उन्होंने किताब लिखी थी ना, फर्स्ट उन्होंने जो पहली किताब लिखी थी ना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 1931 में 1931 में, उसके बाद उन्होंने ठीक 2 साल बाद उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन की किताब लिखी है ना। तो ये बहुत फेमस हुआ था और बहुत प्रचलित है, बहुत इंडिया में बहुत माना जाता है। कई लाइब्रेरीज में इसको अपनाया गया है, अभी भी लागू है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉलन के बाद फिर आपकी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। 2-4 स्कीम और है, पर उतना डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा रिसर्च डीपली पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बट इतना ठीक है, इनफ है कि आपने जान लिया कि ये सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, वो हरीश से शुरू किया मैंने, एक हरीश है, एक आपकी मेलविल डेवी की DDC है ना। DDC के बाद एक्सपेंसिव आ जाती है आपकी, एक्सपेंसिव के बाद आपकी आ जाती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद क्या आ जाता है आपका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद आपका आता है UDC आ जाता है ना, UDC के बाद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बाद आपका कॉलन क्लासिफिकेशन, और फिर कॉलन के बाद बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है जो 1935 में आई। ठीक है, और भी स्कीम्स है नीचे, जैसे बिब्लियोथेक है जो रसिया में ज़्यादा यूज हुआ है ना, बिब्लियोथेक ऐसा उनके लैंग्वेज में है, रसियन लैंग्वेज में है ये, तो उनकी नेशनल लाइब्रेरी में ज़्यादा प्रचलित है। तो ये सारे स्कीम्स है। आज मैंने इंट्रो दिया आपको क्लासिफिकेशन को और सारे स्कीम्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे कि जनरल थ्योरी क्या है, हम डीपली जाएंगे, हम क्लासिफिकेशन को बहुत ईजी वे में, प्रैक्टिकल भी रहेगा, बहुत इजी भी रहेगा, फैंटास्टिक, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे पता करना है। ओके, चलो फिर बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।